वेलकम टू द डिबेट। जब हम किसी बड़ी फैक्ट्री के इंजन रूम में जाते हैं तो वहाँ हजारों कॉग्स, बेल्ट्स और व्हील्स होते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्टली सिंक्रोनाइज लगता है। राइट। देखने वाले को तो यही लगता है कि ये एक ऐसी परफेक्ट मशीन है जिसे बस एक बार स्टार्ट कर दो और वो अपना बैलेंस खुद ढूंढ लेगी। एग्जैक्टली अपना इक्विलिब्रियम खुद सेट कर लेगी। ये असल में क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही कंफर्टिंग थॉट है। एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन जो कभी टूटती नहीं है, और अगर किसी झटके से थोड़ी देर के लिए रुक भी जाए तो हमें लगता है कि गियर्स अपने आप एडजस्ट होंगे और मशीन तुरंत सेल्फ करेक्ट हो जाएगी। सही बात है। बट देन जब हम 20th सेंचुरी के मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप में आते हैं, खासकर 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के दौर में, तो अचानक से ये परफेक्ट मशीन का इल्यूजन टूट जाता है। पूरी तरह से बिखर जाता है। हाँ, हमें समझ आता है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का ये इंजन इनहेरेंटली अनस्टेबल है। ये खुद ब खुद ठीक नहीं होता। और यही वो पॉइंट है जहां इकोनॉमी प्योरली एक मैकेनिकल सिस्टम नहीं रहती, बल्कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का शिकार बन जाती है, जिसे हम इकोनॉमिक मडी वाटर्स कह सकते हैं। आज की चर्चा का विषय यही है। हम बात कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स केन्जियन स्कूल और 20th सेंचुरी के सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक टूल की, यानी आईएसएल मॉडल। तो सवाल यह है कि क्या हमारी इकोनॉमी सच में इनहेरेंटली अस्थिर है, जिसे पटरी पर लाने के लिए बार-बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है? या फिर क्या पता ये पूरा फ्रेमवर्क एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है जो लॉन्ग टर्म मार्केट सेल्फ करेक्शन को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। हम इस एकेडमिक कंट्रोवर्सी को आज डीपली एक्सप्लोर करेंगे। एक तरफ पोस्ट वॉर एरा में इस थ्योरी और आईएसएलएम मॉडल को मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंजन रूम माना गया। इसने दशकों तक दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को गाइड किया। राइट, लेकिन दूसरी तरफ इसके अपने क्रिटिक्स हैं। कुछ तो खुद केन्स के फॉलोअर्स हैं जो मानते हैं कि ये फ्रेमवर्क केन्स के मूल विचारों का एक बैस्टर्डाइजेशन यानी एक डिस्टॉर्टेड रूप है। मैं इस चर्चा में ऑर्थोडॉक्स केन्जियन व्यू को डिफेंड करूंगा। मेरा मानना है कि मार्केट्स एग्रेसिवली सेल्फ इक्विलिब्रेट नहीं करती हैं। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक लॉन्ग टर्म रियलिटी बन सकती है। और वहां एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार का सीधा खर्च करना एक अनिवार्य टूल बन जाता है। और मैं इस चर्चा में इस फ्रेमवर्क की प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल लिमिटेशंस पर अपनी बात रखूंगी। मैं चैलेंज करूंगी इस अजम्पशन को कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के इंजन को इतनी आसानी से ट्यून कर सकती है। ओके, फेयर इनफ। हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स, मॉनेटरिस्ट क्रिटिक्स और रिकार्डियन इक्विवेलेंस पर बात करेंगे। ये दिखाते हैं कि मैकेनिक्स रियल लाइफ में वैसे काम नहीं करते जैसे टेक्स्ट बुक में लिखे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्थोडॉक्स केन्जियन स्कूल की कोर फिलॉसफी से। अगर हम इस थ्योरी के फाउंडेशनल बिलीफ्स को देखें तो सबसे पहला ट्रूथ ये निकल कर आता है कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट पर सेटल नहीं होती। मतलब अस्थिर है। बिल्कुल अस्थिर है। और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है एराटिक शॉक्स। जॉन मेनार्ड केन्स ने एक बहुत ही खूबसूरत टर्म यूज किया था इसके लिए, एनिमल स्पिरिट्स। रुकिए, इस टर्म को थोड़ा रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। एनिमल स्पिरिट्स का मतलब यहाँ क्या है? एनिमल स्पिरिट्स का सीधा मतलब है ह्यूमन इमोशन और साइकोलॉजी, खासकर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। देखिए, जब बिजनेस कॉन्फिडेंस अचानक गिरता है तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, जिसे केन्जियंस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। राइट। मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है। एक ऐसी पैनिक फैलती है जहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फैक्ट्री ओनर्स नए प्लांट्स नहीं लगाते, बिजनेसेस हायरिंग रोक देते हैं। और जब ऐसा होता है तो इकोनॉमी नेचुरली एक ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां लाखों लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, पर मार्केट खुद को फिक्स नहीं कर पाती। वेट, लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। मैं इस लॉजिक को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। कीजिए। क्या हम सच में मान लें कि मार्केट बिल्कुल खुद को ठीक नहीं कर सकती? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का तो यही मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्पररी फेज है। अगर लोग बेरोजगार हैं तो उनकी वेजेस या सैलरीज गिरेंगे। हाँ, वेजेस फ्लेक्सिबल होंगी तो गिरेंगे। एग्जैक्टली। जब वेजेस गिरेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, चीजें सस्ती होंगी और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, जिससे बिजनेसेस वापस उन लोगों को हायर कर लेंगे। पिगू इफेक्ट या रियल बैलेंस इफेक्ट यही तो कहता है।
जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोगों की जेब में रखा हुआ पैसा ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो खुद ब खुद मार्केट में जाकर खर्च करते हैं और इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ जाती है। देखिए, सुनने में ये पिगो इफेक्ट बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्राइसेस गिरने का इंतजार करना एक डिजास्टर हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि अगले महीने टीवी या कार और सस्ती होने वाली है, तो क्या आप आज खरीदेंगे? नहीं, आप अपना खर्चा पोस्टपोन कर देंगे। इससे डिमांड और गिर जाएगी। डिफ्लेशनरी स्पाइरल। एग्जैक्टली और इससे भी खतरनाक है डेट का चक्कर, जिसे अर्विंग फिशर ने डेट डिफ्लेशन कहा था। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो लोगों और बिजनेसेस का जो लोन है उसका बोझ रियल टर्म्स में बढ़ जाता है, बैंकरप्सीज आने लगती हैं। राइट, लोग डिफॉल्ट करने लगते हैं। तो मार्केट के सेल्फ करेक्ट होने का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। हमें एक सिस्टम चाहिए था जो दिखाए कि तुरंत एक्शन कैसे लिया जाए, और यहीं पर जॉन हिक्स का बनाया हुआ ISM मॉडल पिक्चर में आता है। ये मॉडल एक मास्टर क्लास है। मैं मानती हूँ कि ISM मॉडल ने दशकों तक इकोनॉमिक पॉलिसीज और थिंकिंग को डोमिनेट किया, लेकिन इसमें कमियां बहुत गहरी हैं। पर पहले आप श्रोताओं को बताइए कि ये हिक्सियन लेगेसी काम कैसे करती है, बिना किसी कॉम्प्लेक्स ग्राफ का रेफरेंस दिए। जरूर। ISLM मॉडल को 2 हिस्सों में समझिए। पहला हिस्सा है गुड्स मार्केट, जहां फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन और कंज्यूमर डिमांड होती है। इसका असूल सिंपल है। अगर इंटरेस्ट रेट्स यानी लोन पर ब्याज कम होगा तो बिजनेसेस ज्यादा लोन लेकर एक्सपैंड करेंगे, जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। ये IS कर्व हो गया। हाँ, और दूसरा हिस्सा है मनी मार्केट या LM कर्व। लोग अपने पास कितना कैश रखना चाहते हैं और कितना बैंक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये दिखाता है कि जब हम एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसे लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है, तब क्या होता है। ये लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि यहाँ आकर ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी सच में दम तोड़ देती है। बिल्कुल तोड़ देती है। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी स्थिति है जहां इंटरेस्ट रेट्स गिरते गिरते लगभग जीरो के पास आ जाते हैं। ऐसे पॉइंट पर सेंट्रल बैंक चाहे मार्केट में कितना भी नया पैसा डाल दे, इंटरेस्ट रेट्स और कम नहीं हो सकते। राइट। और लोगों की साइकोलॉजी देखिए, उन्हें लगता है कि अब यहां से इंटरेस्ट रेट सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। तो लोग अपने पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बजाय कैश में अपने पास रखना, होल्ड करना ज्यादा सेफ मानते हैं। पैसे दबा कर बैठ जाते हैं। हाँ, इकोनॉमी एक तरह से जम जाती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक का लीवर टूट जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह पावरलेस हो जाती है। यहां ऑर्थोडॉक्स केन्जियंस कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सरकार फिस्कल पॉलिसी के जरिए सीधा इकोनॉमी में पैसा पंप करके इस बर्फ को पिघला सकती है। ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, आई एडमिट। जब प्राइवेट सेक्टर डर कर बैठ गया है तो सरकार को आगे आकर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। हाईवेज बनवाओ, ब्रिजेस बनवाओ, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं। क्या ये लीवर्स रियल इकोनॉमी में उतने ही आसानी से काम करते हैं जितना पेपर पर मैथमेटिकल इक्वेशंस में दिखते हैं? आपको क्यों लगता है कि सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन काम नहीं करेगा? अगर प्राइवेट सेक्टर खर्च नहीं कर रहा तो किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। क्योंकि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे वो हवा में पैसा बना ले। अगर सरकार को नए पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना है तो उसके पास बस 2 रास्ते हैं, या तो टैक्सेस बढ़ाएं या फिर मार्केट से लोन ले, बोरोइंग करे। ठीक है, बोरो करेगी। अब तसव्वुर कीजिए कि लिक्विडिटी ट्रैप की एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है, बल्कि इकोनॉमी नॉर्मल स्थिति में है, जहां पैसे की डिमांड और सप्लाई एक बैलेंस में है। क्राउडिंग आउट को ऐसे समझिए जैसे एक छोटे से तालाब में लिमिटेड पानी यानी लिमिटेड पैसा है। ओके, तालाब का पानी। अगर सरकार आकर वहां से एक बड़ी बाल्टी पानी निकाल लेती है अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, तो तालाब में पानी कम हो जाएगा। तो आपका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम पड़ जाएगा? बिल्कुल कम पड़ेगा। जब सरकार मार्केट में आकर ह्यूज अमाउंट्स बोरो करती है तो पैसे की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। इससे नेचुरली इंटरेस्ट रेट्स ऊपर शूट कर जाते हैं। राइट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। हाँ, अब एक आम फैक्ट्री ओनर को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो लोन सस्ता मिल रहा था वो महंगा हो गया, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देगा। इस प्रोसेस में हुआ क्या?
सरकार ने इकोनॉमी में एक तरफ से अपने प्रोजेक्ट से डिमांड डाली, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर दूसरी तरफ से प्राइवेट डिमांड को निकाल लिया। क्राउडिंग आउट। इसे प्योर क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। प्राइवेट मछलियों के लिए तैरने को पानी बचा ही नहीं। तो ये मानना कि फिस्कल पॉलिसी हमेशा रिलायबल होती है और पावरफुली एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती है, ये एक बहुत बड़ा अजम्पशन है। मैं आपका तालाब वाला मेटाफर समझ रहा हूं। क्राउडिंग आउट एक वैलिड थ्योरेटिकल कंसर्न है, आई गिव यू दैट, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जरूर हैं। लेकिन आप उस एक इफेक्ट पर इतना फोकस कर रही हैं कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी का दूसरा हिस्सा भूल गईं। कौन सा हिस्सा? ब्लेंडर और सोलो का एनालिसिस याद करें, जिसे वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। वेल्थ इफेक्ट? एक सेकंड, आप किस तरह के वेल्थ की बात कर रहे हैं? सरकार तो खुद कर्जा ले रही है। हाँ, सरकार कर्जा ले रही है, पर किससे? पब्लिक से। जब सरकार बोरो करती है तो वो पब्लिक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। ऑर्थोडॉक्स केंजियंस आर्ग्यू करते हैं कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्राइवेट सेक्टर के लिए नेट वेल्थ जैसा फील होते हैं। फील होते हैं? हाँ, सोचो, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक नया सिक्योर गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाता है, आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स बढ़ गई हैं। जब पब्लिक को लगता है कि उनके पास सेफ एसेट्स हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो अपनी बाकी करंट इनकम को मार्केट में खर्च करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ओह, आई सी वेयर यू गोइंग विद दिस। ये जो एडिशनल कंजम्पशन है, जो इस वेल्थ इफेक्ट से आता है, ये मार्केट में उतनी डिमांड पैदा कर देता है कि थोड़े बाद बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स का नुकसानी असर, यानी आपका क्राउडिंग आउट, कवर हो जाता है। अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो ही करती है। माफ कीजिए, पर मैं इस वेल्थ इफेक्ट लॉजिक को पूरी तरह रिजेक्ट करती हूँ। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल टकराव आता है। देखिए, 1974 में इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट बैरो ने एक पुरानी क्लासिकल सोच को रिवाइव किया, जिसे रिकार्डियन डेट इक्विवेलेंस थ्योरम कहा जाता है। बैरो का थ्योरम, राइट। बैरो की थ्योरी का सिंपल मतलब ये है कि आम जनता बेवकूफ नहीं है। तो क्या पब्लिक वेल्थ इफेक्ट को समझ नहीं पाती? नहीं, पब्लिक सच्चाई को बखूबी समझती है। लोग जानते हैं कि सरकार के पास अपनी तरफ से कोई धन की खान नहीं है। अगर सरकार आज मार्केट से डेट यानी उधार लेकर फ्री स्कीम्स चला रही है या प्रोजेक्ट्स बना रही है और उसके बदले बॉन्ड्स दे रही हैं, राइट, तो पब्लिक जानती है कि उन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट चुकाने और प्रिंसिपल वापस करने के लिए कल को सरकार टैक्सेस तो बढ़ाएगी ही। इन अदर वर्ड्स, आज का गवर्नमेंट डेट कल का नया टैक्स है। लेकिन उसका आज के करंट कंजम्पशन पर क्या असर पड़ेगा? असर सीधा है। जब आम टैक्स पेयर देखता है कि सरकार उधार ले रही है, तो वो आज दिए गए बॉन्ड को अपनी वेल्थ नहीं मानता। उसे पता है कि कल उसके बच्चों को या उसे खुद हायर टैक्सेस देने हैं। इसलिए लोग आज ही अपना खर्चा कम कर देते हैं और इन फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज को भुगतान करने के लिए सेविंग्स बढ़ा देते हैं। The exact increase in government spending is offset by a decrease in private consumption. तो बॉन्ड फाइनेंस्ड एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी में कोई नई मांग पैदा नहीं होती। सरकार 1 रुपया खर्च करती है, आम जनता 1 रुपया सेव कर लेती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट लगभग 0 हो जाता है। That is a fascinating theoretical construct. लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में लोग सच में इतने हाइपर रैशनल और फार साइटेड होते हैं? मुझे लगता है बैरो का ये फ्रेमवर्क एक फ्रिक्शनलेस मैथमेटिकल यूनिवर्स में ही ठीक बैठता है। टोबिन और फेल्स्टिन ने इस रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक दिया था। क्या क्रिटिक दिया था उन्होंने? बैरो एक्चुअली अज्यूम करते हैं कि लोग आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन्स के बीच एक परफेक्ट चेन ऑफ एल्ट्रुइज्म मेंटेन करते हैं। मतलब एक आम इंसान यहाँ बैठकर ये कैलकुलेट कर रहा है कि 20 साल बाद उसके पोते पर कितना टैक्स आएगा और उस टैक्स का पैसा जुटाने के लिए वो आज टीवी नहीं खरीद रहा। रियल वर्ल्ड ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती। पर लोग फ्यूचर टैक्स हाइक्स के बारे में चिंतित जरूर होते हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। चिंतित होना एक अलग बात है और परफेक्ट मैथमेटिकल सेविंग्स एडजस्टमेंट करना बिल्कुल अलग। बहुत से लोगों के बच्चे नहीं होते या उन्हें विरासत छोड़ने की उतनी परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं आती। और उससे भी बड़ी बात है इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स तो इम्परफेक्ट हैं। बिल्कुल। सरकार जिस इंटरेस्ट रेट पर मार्केट से सस्ता लोन ले सकती है, एक आम आदमी को उस रेट पर लोन कभी नहीं मिलता। इस फर्क की वजह से पब्लिक को वो बॉन्ड्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्चुअली ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। इन प्रैक्टिकल टर्म्स, लोग उन बॉन्ड्स को नेट वेल्थ की तरह ही ट्रीट करते हैं। सो उन्हें फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, पर उतना नहीं। वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं,
इसलिए फिस्कल पॉलिसी रियल वर्ल्ड में एक्सपेंशनरी रहती है। आई अंडरस्टैंड। बैरो का मॉडल शायद हाईली स्टाइलाइज्ड है और आम आदमी डेली बैठकर स्प्रेडशीट पर टैक्सेस कैलकुलेट नहीं करता। लेकिन बैरो ने ये साबित जरूर किया कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन होना पड़ेगा। लोग पॉलिसी चेंजेस को एंटिसिपेट करते हैं। वो तो है। चलिए रिकार्डियन इक्विवेलेंस को थोड़ी देर के लिए एक साइड रख भी दें तो भी हम 1960s और 70s के उस दौर को इग्नोर नहीं कर सकते जब मिल्टन फ्रीडमैन की मॉनेटरिस्ट क्रिटिक ने इस पूरे ISLM फ्रेमवर्क की बुनियाद वैसी ही हिला दी थी। फ्रीडमैन ने जरूर चैलेंज किया, पर उन्होंने इस फ्रेमवर्क को कंप्लीटली गलत थोड़ी साबित किया। उन्होंने बस पैरामीटर्स को क्वेश्चन किया था। देखिए, फ्रीडमैन ने उस कोर अजम्पशन को तोड़ दिया जिसने फिस्कल पॉलिसी को इतनी ताकत दी थी। ऑर्थोडॉक्स केंजियंस, जैसा हमने पहले बात की, मानते थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं गिरती। राइट, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। हाँ, और लोग थोड़े से इंटरेस्ट चेंज पर बहुत ज्यादा कैश होल्ड या रिलीज कर देते हैं। पर फ्रीडमैन ने एक्चुअल एम्पिरिकल डेटा के साथ दिखाया कि मनी डिमांड उतनी अनप्रेडिक्टेबल और इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं होती जितना केन्जियंस मानते थे। उन्होंने दिखाया कि मनी सप्लाई एक्चुअली डीपली मैटर करती है। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई अच्छे से मैनेज करे तो इकोनॉमी स्मूथली चल सकती है। इस सबूत ने उस हाइड्रोलिक अप्रोच को डिसरप्ट कर दिया जहां सरकार बस एक स्विच बोर्ड पर स्पेंडिंग बटन्स दबाकर इकोनॉमी चलाना चाहती थी। मुझे फ्रीडमैन के डेटा की वैल्यू अच्छे से समझ आती है। उनके बाद ISLM मॉडल इवॉल्व हुआ और मनी सप्लाई का रोल बेहतर डिफाइन हुआ। लेकिन हम उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जिसमें ये ऑर्थोडॉक्स केन्जियन स्कूल और नियो क्लासिकल सिंथेसिस डेवलप हुआ। नियो क्लासिकल सिंथेसिस, सैमुअलसन वाला। एग्जैक्टली। 1950s में पॉल सैमुअलसन ने एक इंटेलेक्चुअल ट्रूस, एक समझौता बनाया था। उन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में यस, क्लासिकल इकोनॉमिक्स और ग्रोथ मॉडल्स काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में जब क्राइसिस आता है तब हमें इस केन्जियन टूलकिट की जरूरत होती है। ये एक बेहद प्रैग्मैटिक अप्रोच थी। एक प्रैग्मैटिक अप्रोच जिसने इवेंचुअली पोस्ट केन्जियंस को नाराज कर दिया। हम इस डिबेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्शन को भूल रहे हैं, वो इकोनॉमिस्ट जो केन्स के सबसे लॉयल फॉलोअर्स हैं। ओके। और उनका मानना है कि ये ऑर्थोडॉक्स ISLM मॉडल केन्स के विचारों का सबसे बड़ा बैस्टर्डाइजेशन है। बैस्टर्डाइजेशन, ये वर्ड थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है? ये मेरा टर्म नहीं है, ये जॉन रॉबिन्सन और दूसरे पोस्ट केन्जियंस का यूज किया गया टर्म है। और देखिए, उनका पॉइंट बहुत वैलिड है। केन्स ने 1930s में जो ओरिजिनल बुक लिखी थी वो फंडामेंटल अनक्वांटिफाइबल अनसर्टेनिटी के बारे में थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, वो इस बारे में थी कि कैपिटलिज्म इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल है और टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। हिक्स और सैमुअलसन ने क्या किया? उन्होंने उस केओस, उस अनसर्टेनिटी को एक नीट और क्लीन स्टैटिक डायग्राम में बंद कर दिया। उन्होंने इकोनॉमी को फिजिक्स की एक मैकेनिकल प्रॉब्लम बना दिया जिसे हम सॉल्व करके इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। पर मॉडल्स तो सिंप्लीफिकेशन ही होते हैं ना? सिंप्लीफिकेशन ठीक है, पर ये ISLM फ्रेमवर्क ये इल्यूजन देता है कि पॉलिसी मेकर्स के पास एग्जैक्ट प्रिसिजन और कंट्रोल है जो रियल वर्ल्ड में उनके पास कभी नहीं होता। इस मॉडल ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के उन्हीं फीचर्स को बैकडोर से वापस घुसा दिया जिन्हें केन्स प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। मैं इस बात को इस तरह देखूंगा कि जब घर में आग लगी हो तो आपको आग बुझाने के लिए एग्जैक्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं चाहिए, आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। और ISLM मॉडल ने पॉलिसी मेकर्स को वो फायर एक्सटिंग्विशर दिया था। अ टेम्पररी फिक्स, एक क्रूशल फिक्स। जब एक कंट्री फियर साइकोसिस में डूबी होती है, बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनका सामान नहीं खरीदेगा। तब सरकार को इन्वेस्टर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनना पड़ता है। सैमुअलसन की नियोक्लासिकल सिंथेसिस ने उस एम्पेरिकल टूलकिट को एस्टैब्लिश किया। इनफैक्ट इसमें बाद में फिलिप्स कफ को भी इंटीग्रेट किया गया, जिससे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ मिला। एग्जैक्टली, जिसने पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेड ऑफ्स दिखाए। ये कोहेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क था जिसने रियल वर्ल्ड रिकवरीज ड्राइव की, कैपिटलिज्म को उसकी अपनी स्ट्रक्चरल साइक्लिटी से बचाया। फिलिप्स कर्व का आना एक अचीवमेंट जरूर था, लेकिन उसी फिलिप्स कर्व के टूटने से 1970s की स्टैगफ्लेशन आई थी, जहां इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़े, जिसे ये इंजन रूम मॉडल बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसी से साबित होता है कि ह्यूमन बिहेवियर मैकेनिकल लीवर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
मुझे लगता है इस पॉइंट पर हम कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ सकते हैं। आज की इस डीपली स्ट्रक्चर्ड चर्चा में हमने देखा कि ऑर्थोडॉक्स केन्जियन इकोनॉमिक्स और हिक्स के बनाए ISLM मॉडल ने मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव कैसे रखी। ये फ्रेमवर्क एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट पेश करता है कि फ्री मार्केट्स हमेशा और ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं करती। राइट। जब इकोनॉमी में शॉक्स आते हैं और प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो उस लिक्विडिटी ट्रैप और डीप अंडर एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलने के लिए सरकार का एक्टिव रोल, खासकर डायरेक्ट फिस्कल पॉलिसी और डेफिसिट स्पेंडिंग, सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने उन कारणों पर ध्यान दिया कि क्यों हमें इस फ्रेमवर्क पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी कोई बंद फैक्ट्री का इंजन नहीं है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स याद दिलाते हैं कि जब सरकार बड़ी बाल्टी से पानी निकालती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। द पॉन्ड मेटाफर। हाँ, हमने बैरो की रिकार्डियन इक्विवेलेंस और मॉनिटरिस्ट की वार्निंग को देखा, जो दिखाते हैं कि लोग रैशनल होते हैं। सरकार के खर्चे को फ्यूचर टैक्स मानकर आज से ही सेविंग शुरू कर देते हैं, जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और आखिर में ये मैकेनिकल डायग्राम रियल वर्ल्ड की फंडामेंटल अनसर्टेनिटी को एक बास्टर्डाइज्ड वर्जन में सिकोड़ देता है, जिससे हम एक्सेस कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं। दोनों पक्ष इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि 1950s से लेकर 1970s तक ये मॉडल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और पॉलिसी मेकिंग का एब्सोल्यूट पैराडाइम था। हालांकि इस बारे में एकेडमिक मतभेद हमेशा रहेगा कि क्राइसिस आने पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन सच में उस समस्या का डेफिनेटिव और क्लीन समाधान है, या पॉलिसी इंड्यूस्ड रिएक्शंस और ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस के चलते वो खुद एक नई समस्या बन सकती है। बिल्कुल, थ्योरीज हमें एक दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन एक्चुअल इकोनॉमी हमेशा उस नीट एंड क्लीन ग्राफ पेपर से कहीं ज्यादा मेसी, अनप्रिडिक्टेबल और डीपली ह्यूमन होती है। यहाँ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। आज हमने सिर्फ इस फ्रेमवर्क की सतह को छुआ है। आप हमारे श्रोता इन अलग अलग नजरियों और एविडेंसेस के आधार पर खुद तय करें कि किस आर्ग्यूमेंट में ज्यादा वजन है। इस विषय को और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि इन मॉडल्स का मॉडर्न ओपन इकोनॉमीज और ग्लोबल ट्रेड में क्या असर होता है, सोर्स मटेरियल में अभी और भी बहुत कुछ बचा है। तो अगली बार जब कोई नेता या पॉलिसी मेकर कहे कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाकर इकोनॉमी के इंजन को तुरंत ठीक कर देगी, तो खुद से एक जरूरी सवाल जरूर पूछें। क्या वो इकोनॉमी एक मैकेनिकल मशीन है जिसे इतनी आसानी से चलाया जा सकता है, या फिर ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस उस सारी कैलकुलेशन को बदल देने वाली हैं? सी यू नेक्स्ट टाइम।